मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कॉमनवेल्थ टेस्ट 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो टेस्ट ये मैंने लिया था ऑनलाइन टेस्ट, इसमें लड़कों के ग्रुप में निकेश को फर्स्ट पोजीशन आया, आदित्य श्रीवास्तव को सेकंड और लड़कियों के ग्रुप में वीना फर्स्ट की। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप ऐसे ही करते रहें और लोगों को भी इसमें आप जोड़ें ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द डिस्प्यूट ऑन दिस इशू इज बिटवीन माई ब्रदर एंड माई सेल्फ। एंड हमेशा एक ही तरह के शब्दों को जोड़ता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला यह शब्द जो है वह उसका ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। तो अगर एंड के पहले ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट ही होगा, इसलिए माई सेल्फ के जगह पर हमें वहां मी का प्रयोग करना होगा। तो इसका आंसर होगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, I fail to understand why he replied, ध्यान देंगे, replied in the negative when the proposal was in his favor, past tense and here we find present tense। तो यही गलत है। जब हमने दो स्टेटमेंट को पास्ट में रखा तो यह भी हमारा पास्ट में ही होगा, इसलिए यहां हमें failed का प्रयोग करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 is, the meeting scheduled to be held is the third or second form of hold। the meeting scheduled to be held between 2 PM to 3 PM। between के साथ कंपाउंड कंजंक्शन जो होता है, between के साथ हमेशा and का प्रयोग होता है और both के साथ हमेशा and का प्रयोग होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो कभी भी between के साथ to ना लगाएं, बोथ के साथ as well as ना लगाएं। बोथ के साथ प्रायः देखा जाता है कि as well as लगा दिया गया, कभी नहीं होगा। between के साथ देखा जाता है कि to लगा दिया गया, कभी नहीं होगा। इन दोनों परिस्थितियों में हमें and का प्रयोग करना होता है, इसलिए यह to गलत है। इस to के जगह पर हमें प्रयोग करना होगा and का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, इट इज टाइम। अब यहाँ कंफ्यूजन हुआ कल स्टूडेंट्स को कि इट इज टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है, कुछ लोग इसका आंसर 2 लिख दिए। इट इज टाइम के बाद शुड का प्रयोग भी होता है, सजेशन का बोल हो रहा है यहाँ। इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आवर पीपल एज इक्वल्स एंड एज पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ बिल्डिंग ए यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। यह जो टास्क हमारे सामने है राष्ट्र को यूनाइटेड बनाने का और स्ट्रॉन्ग बनाने का, इसमें सजेशन दिया जा रहा है कि हम सबको बराबर का भागीदार माने और स्वीकार करें, कहीं एरर नहीं है, इसलिए 4 का आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज, नाइदर ऑफ दिस 2 डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट। आपको मैंने बताया है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सीख लें। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एवरी ग्रुप ऑफ बर्ड्स which fly to the breeding ground will have an equal number of males and females। यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर एवरी ग्रुप का प्रयोग किया गया है। एवरी ग्रुप ऑफ बर्ड्स भी हम कहें कि सब्जेक्ट के जगह पर आया है, यानी बर्ड्स का हर ग्रुप इट मींस ईच ग्रुप, इसलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर होना चाहिए था। फ्लाई के जगह पर फ्लाइज, वही रूल है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी तथा वन और नन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए फ्लाई के जगह पर यहाँ हम फ्लाइज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज, आई एम नॉट डाउटफुल वेदर। बहुत ही गूढ़ प्रश्न है यह। एडवर्ब के अंतर्गत मैं बताता हूं कि जब डाउट या डाउटफुल का प्रयोग, जब भी आपको डाउट या डाउटफुल के एरर को डिटेक्ट करना हो तो आपको एक रूल ध्यान में रखना होगा। जब भी डाउट या डाउटफुल का प्रयोग वाक्य में किया गया हो तो डाउट या डाउटफुल अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, यानी जिस पार्ट में इसका यूज किया गया हो वह पार्ट नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो,
तो डाउट या डाउटफुल के बाद में हमें दैट का प्रयोग करना होता है। और इसी में दूसरी बात यह होती है कि यदि इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में किया गया हो तो डाउट या डाउटफुल के बाद में हम या तो इफ का प्रयोग करते हैं या वेदर का। कई बार जैसे बैंक पीओ एग्जामिनेशंस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंतर्गत इफ भी दे दिया जाता है और वेदर भी दे दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यदि इफ और वेदर को भी डिफरेंशिएट करना पड़े तो आप वेदर को सेलेक्ट करेंगे और इफ को छोड़ देंगे। अब आइए इस प्रश्न पर, आई एम नॉट डाउटफुल, यानी यह पार्ट यहां से यहां तक है डाउटफुल वाला पार्ट और यह अपने आप में नेगेटिव है। तो जब यह नेगेटिव है तो यहाँ वेदर गलत था, हमें वहां प्रयोग करना चाहिए था दैट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इट इज नथिंग एल्स देन, एल्स के साथ कंजंक्शन का यह क्वेश्चन हो गया। एल्स के साथ हमेशा आप बट का प्रयोग करें। इन सारे ट्रिक्स को आप नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हमें मिटाना पड़ता है दूसरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो एल्स के साथ हमेशा आप बट का प्रयोग करें, देन का प्रयोग नहीं करना होता है, कभी नहीं करना होता है, इसलिए आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 इज when he persisted in doing the same mistake, doing प्रिंसिपल वर्ब का यह कॉमन इधर हुआ। यह महत्वपूर्ण चीज है, persist के साथ आप हमेशा इन का प्रयोग करें फिक्स प्रेपोजिशन में, और insist के साथ आप हमेशा on का प्रयोग करें, और दोनों के बाद ही जेरंड आता है, आया हुआ है doing। लेकिन यह गलत है क्योंकि मिस्टेक के लिए डू वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। कहीं भी अगर मिस्टेक के लिए डू वर्ब का प्रयोग किया गया है तो आपको उस डू को काटना होगा, और बेहतर होगा कि आप वहां कमिट का प्रयोग करें। यदि ऑप्शन में से सेलेक्ट करना हो और कमिट न दिया हुआ हो तो वहां आप मेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ डूइंग के जगह पर हमें या तो कमिटिंग लिखना होगा या हमें मेकिंग लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्दो there are some similarities in the qualifications of both the candidates, the differences among them, here we are discussing only 2 persons, 2 candidates। हम सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बोथ लगा हुआ है, और जब हम 2 कैंडिडेट के बीच में तुलना को व्यक्त कर रहे हैं, रिलेशन को व्यक्त कर रहे हैं या किसी भी चीज को व्यक्त कर रहे हैं तो एमोंग का नहीं, हमें वहां प्रयोग करना चाहिए था बिटवीन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बीइंग ए फुल मून नाइट द टाइड्स वर एक्सेप्शनली हाई। इस वाक्य का सब्जेक्ट द टाइड्स है, यह पार्टिसिपल के अंतर्गत बनाया हुआ सब्जेक्ट है। इसका स्ट्रक्चर जो है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल पर बेस्ड है। तो इसका सब्जेक्ट द टाइड्स हुआ और यहाँ बीइंग हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत यह रूल आता है कि यदि किसी वाक्य में 2 काम का वर्णन हो और एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किया गया हो तो वाक्य हम बीइंग से या वर्ब फोर्स से शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट देने से हमारा काम निकल जाता है। लेकिन अगर 2 अलग अलग परिस्थितियों की बात की गई हो या 2 ऐसे काम का वर्णन किया गया हो जो एक सब्जेक्ट के द्वारा नहीं संभव हो तो पहले पार्ट में अलग सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट में अलग सब्जेक्ट देना होता है। टाइड्स एक्सेप्शनली हाई थे लेकिन टाइड्स फुल मून नाइट नहीं थे। टाइड्स फुल मून नाइट नहीं थे, इसलिए इस पार्ट में भी हमें सब्जेक्ट देना होगा। तो बीइंग के जगह पर हमें लिखना पड़ेगा इट बीइंग, क्योंकि नाइट के लिए हमें प्रॉपर सब्जेक्ट लगाना है और वो यहाँ पर इट सुटेबल होगा, इसलिए आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज अ गुड British library in the city and anyone interested in books can avail of the facility। avail अपने बाद reflexive pronoun लेता है। relative reflexive pronoun के अंतर्गत मैं यह बताता हूं avail के साथ और भी verb हैं जिनके बाद object चाहिए या object ना हो तो reflexive pronoun देना पड़ता है। तो avail के बाद या तो object होना चाहिए
या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि अवेल के बाद प्रेपोजिशन आया है, बिल्कुल प्रेपोजिशन भी आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से एक होना ही चाहिए, यह नहीं है, इसलिए आंसर होगा 4। अब हमें इसे सुधारना है, तो किसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो एनी वन के लिए लगाना है। एनी वन, समवन, नो वन, सबके बदले ही का प्रयोग करना होता है। तो कैन अवेल हिमसेल्फ ऑफ हमें लिखना होगा, यानी हमें लिखना होगा अवेल हिमसेल्फ ऑफ, तब यह वाक्य करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज ही सजेस्टेड अस, यह गलत है। सजेस्टेड के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सजेस्ट के बाद या प्रोपोज के बाद यदि आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं कहीं भी, तो आपको बीच में टू का प्रयोग करना होता है। सजेस्ट या प्रोपोज प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहां हमें टू लगाना पड़ेगा। ही सजेस्टेड टू अस दैट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यहां सजेस्टेड का प्रयोग हुआ हो तो शुड ही होगा। सजेस्ट है, रेकमेंड है और प्रोपोज है, जब ये वाक्य में आते हैं दैट से जुड़ते हैं तो इनके बाद शुड ही होता है। मे, माइट, कैन, कुड लगा करके भी कॉमन एरर दिया जाता है। 14 नंबर, डोंट थिंक, मत सोचो कि यू कैन से अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट ए पर्सन बिहाइंड हिज बैक। मत सोचो कि तुम किसी के पीठ पीछे उसके बारे में भद्दी बातें बोलोगे। एंड नॉट फाउंड आउट, बोलोगे और फाउंड आउट नहीं होगा क्या, तो जो तुम बोलोगे, यानी इस पार्ट को पैसिव में लिखना होगा और यह एक्टिव में लिखा जा चुका है, इसी पैटर्न में लिखा जा चुका है, तो इसका पैसिव होना चाहिए था। एंड विल नॉट बी फाउंड आउट, एंड विल नॉट बी फाउंड आउट, और तुम्हारा पता नहीं चल पाएगा कि बोलने वाले तुम ही थे, यानी इस पार्ट को हमें पैसिव में लिखना होगा और तब हमारा सेंस जो है वह क्लियर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज द टू फ्रेंड्स वॉक्ड बिसाइड्स, बड़े हल्के हल्के क्वेश्चन दिए थे मैंने। द टू फ्रेंड्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावे, के अतिरिक्त। दो मित्र अगल बगल में टहल रहे थे या टहले, तो अगल बगल में, एक दूसरे के बगल में के लिए हमें वहां बिसाइड का प्रयोग करना था, बिसाइड्स का नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज ए टीम ऑफ 3 इंडियंस, 2 Canadians and 3 Japanese was successful in climbing the highest mountain peak। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि एक टीम की बात हो रही है जो कंप्राइज किए हुए है, जो कंसिस्ट ऑफ है 3 इंडियन से, 2 कैनेडियन से और 3 जापानीज से, यानी इन सबको मिला करके एक टीम है। और जब इन सबको मिला करके एक टीम की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, है, सक्सेसफुल के बाद इन लगना चाहिए, वो भी है, इन के बाद जेरंड आना चाहिए, वो भी है, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले द होना चाहिए, वो भी है, अतः इसमें कोई एरर नहीं है, तो आंसर होगा 5, नो एरर। 17 शी इंसिस्टेड टू गो, अभी मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था कि इंसिस्ट के साथ ऑन का प्रयोग करें, तो कहीं भी इंसिस्ट जब वाक्य में आपको मिले तो इंसिस्ट के बाद ऑन लगाएं और उस ऑन के बाद आप जेरंड का प्रयोग करें, तो टू गो के जगह पर हमें यहाँ ऑन गोइंग करना होगा और तब यह वाक्य शुद्ध होगा, यानी इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 18 इज विदिन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। 1 घंटे की यात्रा के भीतर ही हम लोग पटना के नजदीक पहुंच जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, अप्रोच और नियर का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, यह सुपरफ्लूअस है। मैं बार बार हर सेट में सुपरफ्लूअस दे रहा हूं क्योंकि इसे याद करना पड़ता है। अगर आपको यह याद नहीं है तो यह एरर आपसे डिटेक्ट नहीं होगा, प्रायः लोगों का यह गलत हुआ था। अप्रोच का मतलब होता है के नजदीक पहुंचना या को पहुंचना। अप्रोच के साथ कभी भी नियर का प्रयोग न करें, नियर दिखाई पड़े तो काटे, वही एरर होता है। इसलिए 18 का आंसर होगा 4। ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट present at the spot of occurrence
स्पॉट के बाद ऑफ लगा है, इसलिए इसके पहले द लगेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने यहाँ नॉट को घेरा काटा, क्यों? क्योंकि ये डिनाई जो वर्ब है, अगर वर्ब के रूप में वाक्य में डिनाई आया हो, फॉरबीड आया हो, प्रिवेंट आया हो या प्रोहिबिट आया हो, तो ये जो वर्ब होते हैं ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, अतः इनके साथ नॉट का प्रयोग वर्जित होता है। तो ही डिनाइड यहाँ मना कर ही दिया, तो यहाँ नॉट की जरूरत नहीं थी, इसलिए आंसर 2 होगा। ये वर्ब अपने आप में नेगेटिव होते हैं, इनके साथ नॉट का प्रयोग वर्जित होता है, इसलिए 19 का आंसर होगा 2। दिस इज द न्यू बुक which my father has bought for me। ऐसा नहीं लग रहा है कि इट यहाँ अननेसेसरी है, अनावश्यक लगा हुआ है, रेडंडेंट है, सुपरफ्लूअस है। दिस इज द न्यू बुक, यही वह नई किताब है जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदी है। तो दिस इज द न्यू बुक which my father has bought फॉर मी होना चाहिए, इट अननेसेसरी लगा हुआ था। तो इसी के साथ इन 20 प्रश्नों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैंने संपन्न किया, और आप इसे देखें, याद करें, और जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूं इन ट्रिक्स को आप भली भांति याद करें। बार बार इन टाइप के क्वेश्चंस अपने से बना करके और इन ट्रिक्स को आप प्रैक्टिस में लें, ताकि ये आपको याद रहे। अगर ये सब आपको याद रहते हैं तो एरर देखते आपका जो है देखते देखते आपको आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, कहाँ इसमें एरर है। बहुत सारे लोगों को कल के टेस्ट में मार्क्स कम आया था, वे घबराए नहीं, चूंकि जो प्रश्न हम दे रहे हैं आप लोगों को वो बहुत ही कठिन है, प्योर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं, ग्रामर से दिए गए हैं। अगर रूल्स में जरा सी मिस्टेक आपसे होगी तो आप इन प्रश्नों के एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लगातार प्रयास करते रहें, और इस तरह के जो वीडियोस मेरे हैं उन्हें आप लाइक जरूर करें। बहुत सारे लोग देख तो रहे हैं, लेकिन लाइक 15 या 20 लोग ही करते हैं। आप कोशिश करें कि अगर आप देखते हैं तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।